एवरीवन, यूट्यूब चैनल मास नॉलेज में आपका स्वागत है। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले हमें एनालिटिक फंक्शन, जिसे हिंदी में विश्लेषिक फलन कहते हैं, उसकी डेफिनेशन देखनी है। सो एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, यानी एक मानी फलन है। जब हम z की वैल्यू लें, अगर कोई फंक्शन हम ले रहे हैं f ऑफ z, सो z की एक वैल्यू के लिए हमें फंक्शन की भी एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। सो विच इज़ डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट ऑफ डोमेन d, यानी कोई डोमेन d हम कंसीडर कर रहे हैं जिसमें फंक्शन हर पॉइंट पर एक तो डिफाइंड होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, और डिफरेंशिएबल यानी उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे? एनालिटिक फंक्शन यानी विश्लेषिक फलन कहेंगे। और यहाँ पर इसको हम दूसरे नेम से भी बोल सकते हैं, होलोमॉर्फिक फंक्शन, और रेगुलर फंक्शन भी इसको हम कहते हैं। बट जनरली एनालिटिक फंक्शन या होलोमॉर्फिक फंक्शन भी काम में लिया जाता है। सो उसके बाद कुछ नेसेसरी कंडीशन है कि फंक्शन एनालिटिक कब होगा या नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन जो भी हमें गिवन है तो हर पॉइंट पर उसको डिफरेंशिएट करके चेक करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए कॉशी-रीमान इक्वेशंस आती हैं जो ये बताती हैं कि फंक्शन एनालिटिक होगा या नहीं होगा। कॉशी-रीमान इक्वेशंस नेसेसरी कंडीशन है, वो हम देख लेते हैं कि कॉशी-रीमान इक्वेशंस एग्जैक्टली होती क्या है। नेसेसरी कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी एनालिटिक, यानी एनालिटिक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होगी? नेसेसरी कंडीशन में ये ज़रूरी होगी, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं तभी फंक्शन एनालिटिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम देखें, लेट एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू डब्ल्यू, हम कह सकते हैं बी एनी एनालिटिक फंक्शन, सॉरी बी एनी फंक्शन। So, necessary condition for a function f of z, इसको हम लिख सकते हैं u, और u is the function of x and y, and iota v is also the function of x and y। तो यहाँ पे f of z इक्वल्स टू हम w लेते हैं, और w को हम इस तरह से u और v के फॉर्म में लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आयोटा भी यहाँ पर हमें मिलेगा। तो जो u और v हमने लिए हैं, वेरिएबल्स लिए हैं, ये u और v जो कि f ऑफ z के लिए लिखे जा रहे हैं, ये कॉशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इट मीन्स दैट इज डेल u अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y, एंड डेल u अपॉन डेल y इक्वल्स टू माइनस डेल v अपॉन डेल x। ये कॉशी-रीमान इक्वेशंस हैं, अगर ये सेटिस्फाई होती हैं तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन एनालिटिक होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो सिर्फ नेसेसरी है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। ऐसा पॉसिबल है कि कॉशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करे लेकिन फंक्शन एनालिटिक ना हो। लेकिन अगर कॉशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फंक्शन एनालिटिक नहीं हो सकता। इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल देख सकते हैं कि फंक्शन के लिए कॉशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, फिर भी फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो वो एग्जांपल से हम इसको देख लेते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनालिटिक फंक्शन के लिए कॉशी-रीमान इक्वेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चंस में भी मोस्टली यूज में काम में आती हैं, और थ्योरम्स में भी इनकी ज़रूरत हमें होती है।
एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ये जो फंक्शन हमने लिया है एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स और वाई, ये फंक्शन क्या होगा, कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ये एनालिटिक नहीं है। ये रिजल्ट हम प्रूव करेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी फंक्शन को आप इस तरह से लिख सकते हैं u और v की फॉर्म में। अब यहाँ पर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अगर सेपरेट करेंगे, सो ये केवल रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। सो हमें u क्या मिलेगा, u ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स वाई, और v हमें क्या मिलेगा, दैट इज 0 बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इमेजिनरी पार्ट फॉर द फंक्शन f ऑफ z। अब यहाँ से हम देखेंगे कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करवाएं। सो हमें डेल u अपॉन डेल एक्स लेना है, जिसके लिए हम लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 u x 0 माइनस u 0 0 एंड x माइनस 0। ये कंडीशन है, यानी डेरिवेटिव के लिए है ये। यहाँ पर देखिए दो वेरिएबल्स हैं x और y, इसलिए हमने डेल लगाया है क्योंकि u x और y पर डिपेंड करता है, और उनमें से केवल एक वेरिएबल के लिए हम डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं। सो 0 0 यानी y की पोजीशन फिक्स है, जबकि वेरिएशन किस में हो रहा है, x में हो रहा है। यहाँ पर x है, यहाँ पर 0, और डिनोमिनेटर में आ गया x माइनस 0। अब यहाँ से हम फंक्शन में अगर y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और x और y दोनों 0 पुट करेंगे तो भी ये क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 0 माइनस 0 अपॉन x। पहले हमें ये जो टर्म है इसको सॉल्व करना होता है, उसके बाद मैक्सिमम सॉल्व हो जाने के बाद हमें लिमिट लगानी है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 0 अपॉन एक्स एंड वी ऑब्टेन दिस 0। सो हमें डेरिवेटिव 0 मिल गया। इसी तरह से हम u का y के रेस्पेक्ट में देखें, लिमिट y टेंड्स टू 0 u 0 y माइनस u 0 0 y माइनस 0। अब हमें y के रेस्पेक्ट में देखना है तो y में चेंज हमें करने होंगे। सो यहाँ पर अगर हम इसमें x की जगह 0 पुट कर दें तो ये वैल्यू हमें 0 मिलेगी, ये तो 0 हो ही जाएगा। लिमिट y टेंड्स टू 0 0 माइनस 0 अपॉन y, इट इज़ अगेन 0। फिर हम v के लिए देखते हैं डेल v अपॉन डेल x, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पर हमने u फंक्शन लिया है, अब हमें v फंक्शन लेना है, v ऑफ x 0 v ऑफ 0 0 एंड x माइनस 0। v यहाँ पे 0 है ही तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरह से फिर हम डेल v अपॉन डेल y लें, दैट इज लिमिट y टेंड्स टू 0 v 0 y माइनस v 0 0 एंड y माइनस 0, दैट इज अगेन 0। क्योंकि v तो 0 आ रहा है, सो हम इसके लिए कोई भी टर्म ले लें, डेफिनेटली वो 0 हो जाएगा। सो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि डेल u अपॉन डेल एक्स एंड डेल v अपॉन डेल y क्या आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, यानी दोनों क्वांटिटीज आपस में इक्वल हैं। और दूसरा जो रिलेशन बनता है डेल u अपॉन डेल y माइनस डेल v अपॉन डेल x इज ऑल्सो 0। तो यहाँ पे कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई हैं, लेकिन हमें देखना है कि ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, यानी हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हमने इसको 0 0 पे चेक किया है, तो यहाँ भी हम 0 0 पे चेक करेंगे इसको, ऑरिजिन पे हम इसको चेक कर रहे हैं। कॉची-रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। अब देखें, उसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन लगा दें। बाय डेफिनेशन दैट इज एफ डैश 0, यानी z इक्वल्स टू 0 पर हम चेक कर रहे हैं, लिमिट z टेंड्स टू 0 f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 अपॉन z माइनस 0। सो f ऑफ 0 यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ये जो फंक्शन आएगा f ऑफ z, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ एक्स वाई, दैट इज 0, और यहाँ से z को रिप्लेस कर देंगे में x प्लस आयोटा y से। सो इसमें x टेंड्स टू 0 एंड y टेंड्स टू 0, क्योंकि ऑरिजिन है तो x भी 0 को अप्रोच करेगा और y भी 0 को अप्रोच करेगा। अब हम ले लेते हैं y इक्वल्स टू mx। सो क्या मिलेगा, f डैश ऑफ 0 लिमिट। अब यहाँ पर जो फंक्शन है वो y को भी हम x की फॉर्म में लिख रहे हैं, x वाले टर्म एग्जिस्ट करेंगे ऑलरेडी, तो ये पूरा फंक्शन x की फॉर्म में आ जाएगा। सो लिमिट भी हमें केवल x की ही लगानी है। अंडर रूट यहाँ से मिलेगा मॉड ऑफ x mx एंड अपॉन में x प्लस आयोटा mx। सो x को कॉमन ले सकते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा, जब x स्क्वायर बाहर आएगा तो रूट के बाहर आएगा तो x बचेगा, यहाँ से x कॉमन लेके सॉल्व किया, दैट इज मॉड m
अपॉन 1 प्लस आयोटा m, ये रिजल्ट हमें मिला। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, m पर। जब हम m की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे तो ये वैल्यू भी क्या होगी, यूनिक नहीं आएगी। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम जानते हैं कि जब किसी डेरिवेटिव की वैल्यू यूनिक नहीं आती, अगर हम अलग अलग पाथ ले रहे हैं, सो वो फंक्शन एनालिटिक यानी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। f डैश ज़ीरो डिपेंड्स ऑन m, दैट इज f डैश ज़ीरो इज नॉट यूनिक, यानी अद्वितीय नहीं है, इसकी अलग अलग वैल्यूज हमें मिलेंगी। सो हम कह सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, और जब डिफरेंशिएबल नहीं है सो इट कैन नॉट बी एनालिटिक। सो हमने इस एग्जांपल में देखा कि कौशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं, फिर भी फंक्शन एनालिटिक नहीं है। लेकिन अगर कौशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो 100% वो फंक्शन एनालिटिक नहीं हो सकता। इससे रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, थ्योरी भी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।